हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद गणेश में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जीएस मास्टर सर का एपिसोड नंबर 18 यानी 18 लेकर आया हूँ। और आज इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक्स जो है वो दिया गया था। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। हम कर रहे थे एनसीईआरटी सार संग्रह का जो वन लाइनर है वो कर रहे थे और उसमें एपिसोड्स दिए जा रहे थे जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स को दिया जाता था। तो आज एपिसोड नंबर 18 है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और आज का जो पहला टॉपिक है वो है उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य इनके चुनाव में शामिल होता है। किसके? उपराष्ट्रपति के चुनाव में। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के पास। और उच्चतम न्यायालय का निर्णय जो है वो अंतिम निर्णय माना जाता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 63 भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियाँ अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। तो यानी कि अनुच्छेद जो 65 है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसका जो कार्य होता है, उसके कर्तव्यों का जो निर्वहन होता है वो कौन करता है? उपराष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो वो करता है 65 के तहत। 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया इसमें। 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल का वर्णन है। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्तियों का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। 69 जो है उसमें उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञापन का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। और 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषयों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर भारत के उपराष्ट्रपति दिए गए हैं जो अभी तक हुए हैं। तो सबसे पहले जो हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे हैं वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका कार्यकाल था 1952 से 1962 तक। दूसरे जो हमारे उपराष्ट्रपति रहे हैं भारत के वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1962 से 1967 तक का इनका कार्यकाल रहा। तीसरे जो उपराष्ट्रपति थे श्री वराहगिरि वेंकट गिरी, और इनका जो कार्यकाल था 1967 से 1969। चौथे जो हमारे उपराष्ट्रपति थे श्री गोपाल स्वरूप पाठक, इनका कार्यकाल था 1969 से 1974। पांचवें जो उपराष्ट्रपति थे श्री BD जत्ती, इनका कार्यकाल था 1974 से 1979। और छठे जो हमारे उपराष्ट्रपति रहे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इनका कार्यकाल था 1979 यानी 1979 से 1984। सातवें जो उपराष्ट्रपति थे श्री R वेंकटरमन, इनका कार्यकाल था 1984 से 1987। पांचवें जो थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इनका जो कार्यकाल था 1987 से 1992। और नौवें जो उपराष्ट्रपति थे वो थे श्री KR नारायणन, और इनका कार्यकाल था 1992 से 1997। उसके बाद में आते हैं 10वें उपराष्ट्रपति भारत के श्री कृष्णकांत, और इनका कार्यकाल था 1997 से 2002 तक का। इसके बाद में आते हैं श्री भैरव सिंह शेखावत, जिनका कार्यकाल था 2002 से 2007। और डॉक्टर हामिद अंसारी जो हमारे 12वें उपराष्ट्रपति थे, इनका कार्यकाल था 2007 से 2017।
इसके बाद में अभी जो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं श्री एम वेंकैया नायडू, इनका कार्यकाल है 2017 से लेकर 2022 तक का हो सकता है, मतलब अभी तक तो हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें हम आगे, किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो वो होता है राज्यसभा। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा, तो वो उपराष्ट्रपति। और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा वो इस पद को ग्रहण करेगा। भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तो वो होता है राज्य विधान परिषद के सदस्य। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है, तो वो उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो वो राष्ट्रपति को। ठीक है। यहाँ पर कंपैरिजन दे रखा है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद की तुलना। राष्ट्रपति की बात करें तो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो ये राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत, सभी शामिल होते हैं। इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो है, यानी महाभियोग की प्रक्रिया जो है, केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये डिफरेंस है बहुत बड़ा इनमें। अगर हम बात करें, उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अपवाह तंत्र। इंडियन ज्योग्राफी का है ये टॉपिक। किस नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अपवाह तंत्र। भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी कौन सी है, तो वो है गंगा। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है, पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का। मानस किसकी सहायक नदी है, तो वो है ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, तो ये सांगपो नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो ये गोमुख में है। लेह सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है, तो दाएं तट पर। भारत की किन दो नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही हैं, तो वो है ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो वो पद्मा नाम से जाना जाता है गंगा को। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वो है कानपुर। गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में होता है, तो ये है गोमती। यहाँ पर भारत की जो जितनी भी प्रमुख नदियाँ हैं उनका उद्गम स्थल और उनका जो रूट है वो किस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं, उनका मुहाना कहाँ पर बनता है, ये इस मैप में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। तो एक बार आप मैप को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो दक्षिण भारत की गंगा या बृहद गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो है गोदावरी नदी। नेक्स्ट है वर्ल्ड ज्योग्राफी से नदियाँ, रिवर। बहुत ही इम्पोर्टेंट और फर्टाइल टॉपिक है जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। दीर्घकाल में किसी जलधारा की उत्पत्ति व विकास को किस रूप में परिभाषित किया जाता था,
अपवाह तंत्र के रूप में। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो नील नदी है, सबको पता है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है अमेजन नदी, दक्षिणी अमेरिका में है। ब्रैकेट में दिया हुआ है एशिया की मेकांग नदी चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड व वियतनाम देशों से प्रवाहित होती है। तो ध्यान रखिएगा, मेकांग नदी जो है ये कहाँ कहाँ से गुजरती है? चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम, यानी कि ये लगभग 5 देशों से होकर गुजरती है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा कहाँ निर्मित होता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा। वह कौन सी नदी है जो 5 यूरोपीय देशों की राजधानियों से होकर प्रवाहित होती है? तो ये है डेन्यूब नदी। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो कैस्पियन सागर में वोल्गा नदी जो है अपना मुहाना बनाती है। स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी तथा नीदरलैंड से प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? तो राइन नदी। अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है? तो यह है लिम्पोपो नदी। कौन सी? लिम्पोपो नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप की एक नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। वह देश जो अरीय अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है? श्रीलंका। सर और आमू दरिया नामक नदियाँ किस सागर में गिरती है? तो ये अरल सागर में जाकर गिरती है। काला सागर में गिरने वाली प्रमुख कौन सी नदियाँ हैं? तो निपुर, डेन्यूब, निस्टर और डॉन, ये जो है काला सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। डेल्टा का निर्माण किस स्थान पर होता है? तो छिछले समुद्रों में जो है डेल्टा का निर्माण होता है। विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में यहाँ पर दे रखा है, तो चलिए हम इसको एक बार देख लेते हैं। नील नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील से निकलने वाली यह नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। स्थित अस्वान बांध व नासिर झील इसी नदी पर स्थित है। जो अस्वान बांध है और नासिर झील है वो किस नदी पर है? तो नील नदी पर है। इसके बाद में अगर हम बात करें अमेज़न नदी की, तो आयतन की दृष्टि से यह विश्व की सबसे बड़ी एवं लंबाई में विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। आयतन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अमेज़न नदी जो है जो अमेरिका में है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। लेकिन अगर लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व का दूसरा सबसे लंबी नदी ये है, जिसकी लंबाई कितनी है? 6400 किलोमीटर। मिसिसिपी मिसौरी नदी ये उत्तरी अमेरिका की नदी है। ये नदियाँ विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सी नदी बनाती है? तो मिसिसिपी मिसौरी नदी। ये नदी पक्षीपाद डेल्टा बनाती है। तो पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? मिसिसिपी मिसौरी नदी। ठीक है। रियो ग्रांडे यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका व मैक्सिको की सीमा बनाती है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो रियो ग्रांडो नदी। सेंट लॉरेंस नदी जो है यह विश्व का व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। विश्व का सबसे व्यस्त आंतरिक जल परिवहन मार्ग कौन सा है? तो सेंट लॉरेंस नदी। नियाग्रा जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। तो क्वेश्चंस यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। क्वेश्चंस यहाँ से आ सकता है कि नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? तो वो है सेंट लॉरेंस नदी पर। कोलोराडो नदी विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन एवं हूबर बांध इसी नदी पर स्थित है। तो ग्रैंड कैनियन और हूबर बांध किस नदी पर है? तो कोलोराडो नदी पर स्थित है। आगे अगर हम बात करें, इस साइड में आते हैं, तो मेकांग नदी यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मेकांग नदी। वोल्गा नदी बलदाई पहाड़ी से निकलने वाली यह नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की अगर सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो वो कौन सी है?
वोल्गा नदी। नाइजर नदी, गिनी की खाड़ी में गिरने वाली यह नदी तेल नदी के नाम से प्रसिद्ध है। तो तेल नदी के नाम से किसे जाना जाता है? नाइजर नदी को। जाम्बेजी नदी, विक्टोरिया जलप्रपात व करीबा बांध इसी पर स्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप की चौथी सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाता है अक्सर कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ये है जाम्बेनी नदी के ऊपर। कांगो या जायरे नदी, यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटते हुए पार करती है। स्टेनले एवं लिविंगस्टोन जलप्रपात इसी पर स्थित है। तो कांगो नदी पर लिविंगस्टोन जलप्रपात है और स्टेनले जलप्रपात स्थित है। आगे अगर हम बात करें, अब इसी रो में देख लेते हैं ज़रा सा। लिम्पोपो नदी, यह नदी दक्षिण अफ्रीका के हाई बेल्ट से निकलने वाली यह नदी मकर रेखा को 2 भागों में बांटती है। कांगो जो नदी है वह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो कन्फ्यूज़न होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 भागों में 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी, भारत की यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन ऐसा है जो किसी न किसी रेखा को काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को और माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। राइन नदी यूरोप का व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। इसे कोयला नदी भी कहा जाता है। यूरोप का व्यस्ततम बंदरगाह रॉटरडम इसी पर स्थित है। तो कोयला नदी के नाम से किसे जाना जाता है? राइन नदी को। मर्रे डार्लिंग, यह नदियाँ कोशयुस्को पर्वत से निकलती हैं। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अमूर नदी, यह नदी चीन व रूस की सीमा बनाती है। चीन और रूस के बीच में सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो अमूर नदी। डेन्यूब नदी, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलने वाली यह नदी यूरोपीय देशों के राजधानियों बेलग्रेड, ब्राटिस्लावा, बुखारेस्ट और बुडापेस्ट, वियना से होकर गुजरते हुए काला सागर में जाकर ये नदी गिरती है। नेक्स्ट अगर हम देखें, म्यांमार की इरावदी और साल्वीन नदियों के दोआब क्षेत्र को पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो पूर्व का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो म्यांमार की जो इरावदी और साल्वीन नदियों का दोआब क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? पूर्व का चावल का कटोरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा केमिस्ट्री का मिसलेनियस वाला पार्ट है, तो इसको भी देखते हैं थोड़ा सा। रेडियो सक्रियता की माप किसके द्वारा की जाती है? तो गेगर काउंटर के द्वारा। सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैसें उपस्थित होती है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन। किस वैज्ञानिक रबर के बाल्कनीकरण की प्रक्रिया का ने आविष्कार किया था? तो किस वैज्ञानिक ने रबर के बाल्कनीकरण की प्रक्रिया को जो है उसका आविष्कार किया था? तो ये चार्ल्स गुइडियर ने। नाभिकीय ईंधन किसे कहते हैं? थोरियम को नाभिकीय ईंधन के नाम से जाना जाता है। निर्जल क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या है? NH4 N2 और H2 द्वारा अमोनिया बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? लोहा का। सामान्य गैस समीकरण क्या है? PV = nRT। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। स्टार्च किसका उदाहरण है? तो ये है पॉलीमर का।
यहाँ पर जो है प्रायोगिक क्षेत्र एवं अनुप्रयोग और यहाँ पर प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक दिया हुआ है। अनुसंधान, कार्बन आयु गणना जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में उपयोग इसका किया जाता है। मृत जीवों अथवा वनस्पति की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन आयु गणना, तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है जीवाश्मों के आयु ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यूरेनियम लेड आयु गणना, पृथ्वी एवं प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम लेड आयु गणना का उपयोग किया जाता है, यानी यूपीवी डेटिंग का उपयोग किया जाता है। रुबिडियम स्ट्रोनेशियम आयु गणना, चट्टानों एवं खनिजों की आयु ज्ञात करने के लिए रुबिडियम स्ट्रोनेशियम आयु गणना का उपयोग किया जाता है। पोटेशियम आर्गन आयु गणना, भूगर्भिक चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए पोटेशियम आर्गन आयु गणना का उपयोग किया जाता है। क्या यार, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चिकित्सा में जो है किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है? तो ट्रेसर के रूप में जो है ट्यूमर की जांच में इसका प्रयोग किया जाता है, तो आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच में आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। अल्प परिपक्वता क्षय रोग यानी टीबी की जांच में फ्लोरीन 59 का प्रयोग किया जाता है। और अंगों की संरचना के अध्ययन में जो है टेक्टिनियम 99M का प्रयोग किया जाता है। रक्त प्रवाह का वेग मापने में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में ट्यूमर को नष्ट करने में कोबाल्ट 60 और सीजियम 137 का उपयोग, और विभिन्न रोगों के उपचार में अगर देखें तो अस्थि रोगों के उपचार में भी फास्फोरस 32 का उपयोग किया जाता है। अगर कृषि के क्षेत्र में देखा जाए, खाद्य संरक्षण में अनाज, सब्जी, मछली आदि को लंबे समय तक संरक्षित करने में गामा किरणों का उपयोग। पादप उर्वरक परीक्षण में पौधों में उर्वरकों के प्रभाव को जांच करने में कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। उर्वरक के रूप में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अध्ययन में फास्फोरस 32 का उपयोग किया जाता है। और अगर हम उद्योग की बात करें तो उद्योगों में पेट्रोलियम भंडारों की खोज में, तेल के कुओं की अवस्थिति ज्ञात करने में, धातु की चादरों की समान मोटाई की जांच करने में अमेरिकियम 241 का यूज़ होता है। तेल के रिसाव की जांच में जो है तेल के कुओं के अध्ययन एवं पाइपलाइनों के रिसाव का पता लगाने में सोडियम 24 का उपयोग। मृदा के अध्ययन में जो है यहाँ पर नाभिकीय ईंधन के रूप में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तथा जलयानों की प्रेरणादायक प्रणाली के ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। मृदा के अध्ययन में मृदा में नमी की मात्रा ज्ञात करने में, सड़क एवं भवनों के निर्माण में कैलिफोर्नियम 252 का उपयोग किया जाता है। पेयजल को रोगाणु मुक्त करने के लिए इसमें क्लोरीन CI मिलाई जाती है। चलिए हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बायोलॉजी का रक्त परिसंचरण तंत्र। मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? तो ये होता है O समूह का। O ब्लड ग्रुप जो होता है वो सर्वदाता कहलाता है। हेमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब सामान्यतः बढ़ जाता है। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत pH मान कितना होता है? तो 7.35 से 7.45 pH तक होता है। रक्त समूहों के खोजकर्ता कौन थे? तो कार्ल लैंडस्टीनर। RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? तो वो है बंदर से। AB ब्लड ग्रुप
का व्यक्ति किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति का रक्त ले सकता है। यानी कि AB जो ब्लड ग्रुप है वो किसी भी व्यक्ति का ब्लड ले सकता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है, शरीर की प्रतिरक्षा करना। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है, तो वो कैल्शियम की होती है। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग को नष्ट करती है, तो प्लीहा में। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है, तो वो होता है 120 से 80 mmHg तक। रक्त किस प्रकार का उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A और माता का रक्त वर्ग O है, तो उनकी संतान रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है, तो इसका हो सकता है A अथवा O, यानी कि ब्लड ग्रुप या तो A होगा या फिर O। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होती है, तो ये होता है लिम्फोसाइट के कारण। दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है, गोल्डन आवर के नाम से। मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक। हृदय के संकुचन से ध्वनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब कहलाता है। नेक्स्ट है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग के नाम से जाना जाता है, तो ये है ल्यूकेमिया अथवा रक्त कैंसर। इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना होता है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है, तो ये मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली अभिक्रियाएं, तो ये है थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस में प्रोथ्रोम्बिन और प्लस में कैल्शियम इक्वल टू क्या बनता है, तो ये बनता है थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजेन, ये बनता है फाइब्रिन, और फाइब्रिन प्लस रुधिर अणु, ये बनता है रक्त का थक्का। जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है, तो ये होता है एंजाइम। प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण में को उद्दीपित करता है तथा इसकी मुख्य विशेषता प्रतिरोधों के निर्माण को प्रेरित करना है। रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली ध्वनियाँ क्या कहलाती है, हृदय ध्वनियाँ। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहाँ बनती हैं, अस्थि मज्जा में। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, तो लगभग 90%। स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है, तो ये बनता है एमाइलेज। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन का फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिसन एंजाइम के कारण होता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए क्या आवश्यक है, सोडियम। एंजाइम एक प्रकार का क्या है, जैव उत्प्रेरक है। एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है, तो 0.8 सेकंड। रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है, तो अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। नेक्स्ट जो है ये हमारा हिस्ट्री से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे, तो ये थे जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग में शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो भीमबेटका मध्य प्रदेश से। कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला में के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से हैं, तो वो नवपाषाण काल युग के। बेपल उपकरण संबंधित है निम्न पुरापाषाण काल से। तंबत्ती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है, तो ये है आहार संस्कृति। माइक्रोलिथिक औजार संबंधित है मध्य पाषाण काल से। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है, तो निम्न पुराण पाषाण काल से।
मानव की आखेट और खाद्य संग्रह की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? तो ये है पूरा पाषाण काल से। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन से हैं? तो एक है महदहा और दूसरा है सराय नाहर राय। आधुनिक मानव हेमोसेपियंस का उद्भव कब हुआ? तो उच्च पूरा पाषाण काल में। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? तो ये हुआ मध्य पूरा पाषाण काल में। अग्नि का प्रयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा? तो ये सीखा मानव पाषाण काल में। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? तो शिवालिक पहाड़ी से। शिवालिक पहाड़ी एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ से जीवाश्म का जो है वो साक्ष्य मिला है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो है मेहरगढ़ से। नबदा टोली नामक ताम्र पाषाणिक स्थल का उत्खनन HD सांकलिया ने किया था। नबदा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो सराय नाहर राय से। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? तो हस्तिनापुर से। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और सातकेंगडोर, हड़प्पा एवं कोडदीजी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। नव पाषाणकालीन यहाँ पर कुछ स्थल दे रखे हैं, कौन कौन से स्थल हैं और किस किस राज्य में स्थित है उसके बारे में यहाँ पर एक अच्छा कलेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पर स्थल दे रखा है बुर्जहोम। कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य मिला है। ये जो है बुर्जहोम कहाँ पर है? कश्मीर में। गुम्फ कराल कृषि व पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। हड्डी निर्मित औजार मिले हैं। धूसर मृदभांडों के प्रमाण मिले हैं। सिलबट्टा या हड्डी से निर्मित हुए सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो गुफर कराल जो है ये कश्मीर में है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं? गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्में की खेती के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये भी मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। महदहा गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अनाज, जौ की खेती व पशु बाड़ा के साक्ष्य भी महदहा से मिले हैं जो उत्तर प्रदेश में है। कोल्ढिवा जो यूपी का एक प्रमुख क्षेत्र है, यहाँ से धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। तो विश्व का सबसे प्राचीन साक्ष्य अगर देखा जाए तो धान की खेती का माना जाता है, और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कोल्ढिवा उत्तर प्रदेश से। संगनकल्लू राख के टीले प्राप्त हुए यहाँ से, जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। पिकलीहल राख के ढेर यहाँ से भी मिले हैं व निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये कर्नाटक में है। इसके अलावा अगर बात करें तो चोप निमांडो उत्तर प्रदेश में। मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य चोपा निमांडो से प्राप्त हुआ है। सारूतारू जो असम में है, गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं यहाँ से। चिरांद जो बिहार में है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, BPSC के लिए ध्यान रखिएगा। हड्डी के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं जो प्राय हिरणों के सींग से निर्मित हुए थे। दाओजली जो असम में है, कृषि व पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है औरंगजेब। ये हिस्ट्री का एक टॉपिक है, मेडाइवल हिस्ट्री।
चलिए देखते हैं औरंगजेब का अगर शासनकाल देखें तो औरंगजेब का शासनकाल था 1658 से 1703 और 3 मार्च 1707 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु होती है और उसके बाद में जो है मुर्शीद कुली खां जो है वहाँ का शासक बनता है। शासक बनने से पूर्व औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था, तो ये दक्कन का। वर्ष 1658 में सामूगढ़ का युद्ध किनके मध्य हुआ था, औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य। मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस बादशाह के शासनकाल में के अंतर्गत थे, तो ये था औरंगजेब के शासनकाल में। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होने के पश्चात कौन सम्राट बना, तो बहादुर शाह प्रथम। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, तो सर जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित कर दिया गया था। बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था, तो औरंगजेब ने। किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर में आश्रय लिया था, तो सुलेमान शिकोह ने। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है, तो इस औरंगजेब को ही जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय किस वर्ष की थी, 1686 में। वर्ष 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था, तो ये था जय सिंह। आगे अगर हम बात करें मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली की, तो खेत बटाई, खेत में ही अनाज का बंटवारा हो जाता था। लंक बटाई, अनाज को खलिहान से लाकर बिना भूसा निकाले बटाई होती थी। और रास बटाई, अनाज से भूसा निकालकर इसको बांटा जाता था। तो ये 3 प्रकार की वहाँ पर राजस्व प्रणाली थी, खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। खेत बटाई जो था, खेतों में ही अनाज को बांट लिया जाता था, जैसे ही फसल कटती थी वहीं पर फसलों को बांट दिया जाता था। लंक बटाई, यहाँ पर क्या होता था, अनाज को खलिहान में तो लाया जाता था लेकिन इसको साफ़ नहीं किया जाता था, बिना भूसा निकाले फसलों को बांट लिया जाता था। और एक था रास बटाई, इसमें जो है अनाज से भूसा निकाला जाता था और उसके बाद में भू राजस्व के रूप में उसको बांटा जाता था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसमें यहाँ पर कुछ शासक दिए हुए इम्पॉर्टेंट मुगल शासक, और यहाँ पर वजीर और उसके वकील दिए हुए हैं। बाबर का जो वो था वजीर था, वो था मेहदी ख्वाजा। हुमायूं का था निजामुद्दीन अहमद व हिंदू बेग। अकबर का था बैरम खां, जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, इसका वजीर था। जहांगीर खां, यह पद जो था जहांगीर के काल में रिक्त था। वजीर का पद जो था वो क्या था, खाली था जहांगीर के शासनकाल में। शाहजहां के शासनकाल में ये सब पद जो है वो समाप्त हो गया वजीर का। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किसके शासनकाल में वजीर का जो पद है वो समाप्त हो गया था, तो शाहजहां के शासनकाल में। जजिया कर किस मुगल शासक के काल में पुनः लगाया गया, तो औरंगजेब के शासनकाल में, क्योंकि अकबर ने जजिया कर को जो है वो समाप्त कर दिया था। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है, तो ये है मध्य प्रदेश यानी उज्जैन में है। किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, औरंगजेब का। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है, दौर इस्लामी। औरंगजेब के काल में बुंदेला सरदार छत्रसाल ने विद्रोह किया था। इसके काल में सतनामी विद्रोह हुआ था। तो सतनामी विद्रोह किसके काल में हुआ था, तो औरंगजेब के कार्यकाल में। किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, तो राबिया उद दौरानी का मकबरा, इसे द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब ने राबिया उद दौरानी का मकबरा यानी कि बीबी का मकबरा औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र में बनवाया था। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है और ये ताजमहल की तरह ही हूबहू दिखता है। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, औरंगजेब ने।
औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को पराजित किया था? तो बीजापुर एवं गोलकुंडा को। यहाँ पर दे रखा है मुगल कालीन सूबों की संख्या। यहाँ पर शासक का नाम है, सूबों की संख्या है और नए जोड़े गए सूबे हैं। अकबर के शासनकाल में 12 सूबे थे। आईन अकबरी में इसका वर्णन किया गया है और 3 सूबे और जोड़ा गया था, यानी कि अकबर के शासनकाल में 15 टोटल सूबे थे। जहांगीर के शासनकाल में भी 15 सूबे थे। कांगड़ा को जीतकर लाहौर सूबे में मिला लिया गया था। शाहजहां के शासनकाल में जो है 18 सूबे थे। कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा बाद में 3 सूबे जोड़े गए थे। औरंगजेब के शासनकाल में 20 या 21 सूबे थे। औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाए जाने पर सार्वजनिक नृत्य व संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो क्वेश्चन ये वाला कई बार रिपीट हुआ है कि किस मुगल शासक ने हिंदू त्योहारों की पर पूर्ण रूप से रोक लगा दिया था या प्रतिबंध लगा दिया था? तो वो था औरंगजेब। नेक्स्ट देखते हैं, यह है मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक, प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं। द्वारिका नाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1838 में स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। वर्ष 1867 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था। ठीक है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले इंडियन थे। नेक्स्ट देखते हैं, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था किसे माना जाता है? इंडियन एसोसिएशन को। 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। आनंद मोहन बोस द्वारा इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये किया गया था लंदन में। यहाँ पर एक बॉक्स में जो है कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की राजनीतिक जो संस्थाएं हैं उसका वर्णन एक बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। तो यहाँ पर संस्था का नाम दिया हुआ है, यहाँ पर उसके संस्थापक, यहाँ पर स्थापना वर्ष और उसके बाद में मुख्यालय का वर्णन किया गया है। तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना द्वारका नाथ टैगोर द्वारा 1838 में और मुख्यालय जो था इसका कलकत्ता में था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1839 में स्थापित हुआ था और कलकत्ता में इसका मुख्यालय था। मुख्य रूप से जो मुख्यालय था कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, यही क्षेत्र जो पहले के सोसाइटी बने थे यही इनके मुख्यालय थे। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जॉर्ज थॉमसन द्वारा ये स्थापित किया गया था और 1843 में इसकी स्थापना हुई थी। कलकत्ता जो है इसका मुख्यालय था। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन देवेंद्र नाथ टैगोर व राधाकांत देव द्वारा इसकी स्थापना 1851 में स्थापित हुआ था और कलकत्ता मुख्यालय बनाया गया। बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी द्वारा 1852 में स्थापित किया गया। बम्बई इसका मुख्यालय था। मद्रास नेटिव एसोसिएशन गजुलू नरसुचेट्टी इसके संस्थापक थे। 1852 में इसकी स्थापना हुई। मद्रास इसका मुख्यालय था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक और 1866 में इसकी स्थापना लंदन में की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा गणेश वासुदेव जोशी एवं M.G. रनाडे 1870 में इसकी स्थापना। पूना जो है इसका मुख्यालय था। इसके बाद में आता है इंडिया सोसाइटी
इंडिया सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस द्वारा 1872 में किया गया और इसकी स्थापना लंदन में की गई थी। इसका जो मुख्यालय था वो लंदन में था। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस व सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा इसकी स्थापना 1876 में किया गया और कलकत्ता में इसका मुख्यालय बनाया गया। नेटिव प्रेस एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित किया गया 1877 में और दिल्ली जो है इसका मुख्यालय था। मद्रास महाजन सभा पी आनंद चार्लू और बी राघवाचारी 1884 में इसकी स्थापना हुई और मद्रास जो है क्या बनाया गया, मुख्यालय बनाया गया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बदरुद्दीन तैयबजी व फिरोज शाह मेहता द्वारा इसकी स्थापना 1885 में, यानी कि जिस दिन राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उसी दिन इसको भी स्थापित किया गया और बम्बई इसका मुख्यालय था। अंबेडकर ने अपनी पुस्तक वेटिंग फॉर अ वीज़ा में जातिगत भेदभाव में के शिकार होने की घटना का वर्णन किया है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, चूँकि पिछला जो एपिसोड आया था 17वां नंबर एपिसोड, उसमें जो है मैंने इकोनॉमिक्स का पार्ट जो है वो इंक्लूड नहीं किया था, इसलिए आज इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट को मैंने इसमें इंक्लूड किया है ताकि पीछे वाला भी कवर हो जाए और इस वीडियो का भी इसमें कवर हो जाए। तो दोस्तों अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारा जो आज ये टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि एवं संबंध क्षेत्र से तात्पर्य खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं बागवानी आदि से है। भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है, तो 7वीं अनुसूची यानी कि राज्य सूची के अंतर्गत इसको रखा गया है। केंद्रीय बागवानी संस्थान कहाँ अवस्थित है, नागालैंड में। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो ये थे प्रोफेसर ML दंतवाला। नेक्स्ट है कृषि मूल्य आयोग का नाम परिवर्तित करके कृषि लागत और मूल्य आयोग कब किया गया, तो ये किया गया था वर्ष 1985 में। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1965 में, लेकिन 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि मूल्य आयोग की जगह कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है दिल्ली में। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है, 20। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का अंश कितना प्रतिशत है, तो मात्र 17.4%। और इसमें जुड़े हुए लोगों की अगर बात करा जाए तो अभी भी लगभग 60% जनसंख्या हमारा इसी में जुड़ा हुआ है। भारत के कृषि साख के संस्थागत स्रोत का घटता हुआ क्रम क्या है, वाणिज्यिक बैंक, सरकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इत्यादि। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की संस्तुति वर्ष में कितनी बार की जाती है, तो वर्ष में 2 बार। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिता का शीर्ष संगठन कौन सा है, नेफेड। भारत में कृषि श्रम शक्ति को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है लगभग 60%। बॉक्स में दे रखा है बजट 2020-21 में भारत सरकार ने संपूर्ण वित्त वर्ष हेतु कुल कृषि साख वितरण का लक्ष्य 15 लाख करोड़ निर्धारित किया है। UNDP ने प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा है। नेक्स्ट जो है हमारा राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज व वाणिज्यिक फसलें सम्मिलित की जाती हैं। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, वर्ष 2008 में।
1 से 0 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि कहलाता है सीमांत जोतें। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को कौन अनुमानित करता है? तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। नेक्स्ट बॉक्स में दे रखा है, भारत में विश्व कृषि संगणना कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम कृषि संगणना वर्ष 1970 में की गई थी। तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर 3 चरणों में कृषि संगणना संपन्न कराई जाती है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लागू की गई थी? कर्नाटक राज्य द्वारा। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण परिवारों में कृषि में विनियोजित परिवारों का प्रतिशत कितना है? तो लगभग 57.8%। राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का पोषण भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण के द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है विश्व बैंक द्वारा। भारत सरकार ने किस लिए कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय किया है? तो वो किया चाय, कॉफ़ी, रबड़ व तंबाकू की कीमतों को स्थिर करने हेतु। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? वर्ष 2007 और 8 में। बॉक्स में दे रखा है, कृषि लागत और कीमत आयोग वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के अंतर्गत कुल 26 फसलों के मूल्यों की घोषणा करता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसी से रिलेटेड है, लेकिन ये धुंधला आ रहा है, इसको मैं दोबारा से स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा आप लोगों को। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरा ये प्रयास रहेगा कि जितना जल्दी हो सके आप लोगों का ये जो एपिसोड है वो ख़त्म करूँ मैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।